नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है शुंग एवं कड़प वंश के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों कड़प वंश एवं शुंग वंश के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं शुंग वंश एवं कड़प वंश के बारे में। शुंग वंश एवं कड़प वंश वंश के बारे में जो है आज की हमारी क्लास हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है दोस्तों 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक जो है रहा था। और पुष्यमित्र शुंग की यदि बात की जाए तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके जो है एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है शुंग वंश। तो इसकी स्थापना कौन करता है? तो पुष्यमित्र शुंग जो है करता है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों ये कैसा साम्राज्य था? ब्राह्मण साम्राज्य था। और इसने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से चेंज करके जो है विदिशा बना ली थी, जो कि एमपी में पड़ता है विदिशा। और साथ ही इसकी राजभाषा थी संस्कृत। इसने जो है अशोक के 84,000 स्तूपों को जो है तुड़वाया था। तो पहले आप दोस्तों इनको लिख लेते हैं और इसके बाद जो है अच्छे से हम इसके बारे में जानेंगे कि इसने जो है क्यों अशोक के 84,000 स्तूपों को जो है तुड़वाया था। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों शुंग वंश के बारे में जानने वाले हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं शुंग वंश। शुंग वंश की यदि बात की जाए तो 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक जो है समय रहा था किसका? शुंग वंश का। 185 से 73 बीसी तक। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसके संस्थापक कौन थे। पुष्य संस्थापक की यदि बात की जाए यानी फाउंडर की यदि बात की जाए तो संस्थापक की हम बात करेंगे पुष्यमित्र पुष्यमित्र शुंग। यानी पुष्यमित्र शुंग जो है कौन था? संस्थापक था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके नए वंश की स्थापना की थी। नए वंश यानी शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों अब ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा इसका फाउंडर यानी संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग है, क्योंकि इसने जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना जो है की थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ये कैसा साम्राज्य था। यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये ब्राह्मण साम्राज्य था। ब्राह्मण साम्राज्य था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ये साम्राज्य कैसा था? ब्राह्मण साम्राज्य था। और इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? यानी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है पाटलिपुत्र से चेंज करके अपनी राजधानी विदिशा जो है बनाई गई थी। क्या? विदिशा इसने बना ली थी। और ये विदिशा कहाँ पे पड़ता है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे इसने अपनी राजभाषा क्या बनाई थी। तो राजभाषा बनाई थी दोस्तों इसने संस्कृत। या आपको अच्छे से पहले की क्लासे याद होंगी तो संस्कृत भाषा कहाँ पे चलती थी? तो वैदिक सभ्यता में थी संस्कृत भाषा। उसके बाद जो अब देखने को मिली है संस्कृत भाषा किस काल में मिली है? तो ये मिली है दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने जो है जिस वंश की स्थापना की थी। यानी किस वंश में दोस्तों? शुंग वंश में जो है देखने को मिली। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसने जो है दोस्तों अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़वाया था। लिखेंगे इसने अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़वाया था। 84,000 स्तूपों को किसने तोड़वाया था? अशोक के। तो ये तोड़वाया था किसने दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने। और साथ ही दोस्तों इसके बाद इसने भरत स्तूप को जो है स्वयं बनवाया था। लिखेंगे दोस्तों इसने भरत
स्तूप को स्वयं पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ये भरूच स्तूप जो है कहाँ पे पड़ता है। ये एमपी के सतना जिले में, एमपी के सतना जिले में पड़ता है। और साथ ही दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके काल को जो है वैदिक पुनर्जागरण का काल भी जो है कहा जाता है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। इसके काल को वैदिक जागरण का काल कहा जाता है। क्या दोस्तों, वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है किसके काल को जो है वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग के काल को जो है कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यानी इसके समय जो है यवनों ने आक्रमण किया था। इसी के समय लिखेंगे, इसी के समय यवनों ने आक्रमण किया था। यवनों ने जो है आक्रमण किया था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात कर देंगे यवनों की तरफ से कौन आया था, डेमेट्रियस आया था। ये यवन कहाँ के दोस्तों, यूनान के थे। और कौन आया था, डेमेट्रियस आया था। डेमेट्रियस जो है आया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इसके पुष्यमित्र शुंग के दरबार में, तो लिखेंगे दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे। कौन रहते थे दोस्तों, पतंजलि जो है रहते थे। तो दोस्तों अब इसका पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे जो बचा हुआ है इसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं शुंग वंश। शुंग वंश की यदि बात की जाए तो शुंग वंश का शासनकाल जो है 185 बीसी से 73 बीसी तक जो है रहा था। अब इस शुंग वंश की स्थापना यानी किसने की थी स्थापना, यानी फाउंडर कौन थे इसके संस्थापक, तो फाउंडर थे इसके पुष्यमित्र शुंग ने। अब पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना कैसे की थी, क्योंकि इसने जो है पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके जो एक नए वंश यानी शुंग वंश की जो है स्थापना की थी। और साथ ही दोस्तों जो शुंग वंश था ये कैसा साम्राज्य था, ये ब्राह्मण साम्राज्य था। कैसा दोस्तों, ब्राह्मण साम्राज्य था। और साथ ही पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी यानी कैपिटल क्या बनाई थी, तो कैपिटल बनाई थी विदिशा, जो कि एमपी में पड़ता है विदिशा। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही राजभाषा की यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसकी राजभाषा थी पुष्यमित्र शुंग की संस्कृत भाषा। अब इसने जो है अशोक के 84,000 स्तूपों को तुड़वाया था। अब दोस्तों इसने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है, जब 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म की जो है नीति अपना ली थी, यानी बौद्ध धर्म की नीति अपना ली थी। और उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद जो है अशोक ने 84,000 स्तूपों को बनवाया था बौद्ध धर्म के। लेकिन जब जैसे ही पुष्यमित्र शुंग आता है तो इसने जो है अशोक के 84,000 स्तूपों को जो है तुड़वा दिया था, जो कि अशोक ने बनवाए थे। अब ये इसने क्यों तुड़वाया था, क्योंकि दोस्तों ये जो है बौद्ध धर्म को समाप्त करना चाहता था। क्योंकि इस समय जो है यानी पुष्यमित्र शुंग से पहले जो है हिंदू धर्म को जो है कोई नहीं पूज रहा था। कोई बौद्ध धर्म को मानता था, कोई जैन धर्म को मानता था, कोई आजीवक संप्रदाय को मानता था। तो इसी कारण जो है हिंदू यानी सनातन धर्म को जो है इसने दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए जो है बौद्ध धर्म को नष्ट करना यानी बौद्ध धर्म को जो है समाप्त करने की कोशिश की थी। इसीलिए इसने बौद्ध धर्म के 84,000 स्तूपों को जो है तुड़वाया था। लेकिन इसके बाद जो है इसने भरूच स्तूप को जो है स्वयं पुष्यमित्र शुंग ने जो है बनवाया था। और ये भरूच स्तूप कहाँ पे पड़ता है, भरूच स्तूप की यदि बात की जाए तो ये एमपी के सतना जिले में है और जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो पुष्यमित्र शुंग है इसके काल को जो है वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों इसने जो है जो वेदों का पुनर्जागरण काल है, यानी इसने वेदों को जो है दोबारा पुनर्स्थापित जो है किया था। इसीलिए इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल जो है कहा जाता है। क्योंकि
जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविक संप्रदाय जो है वेदों को नहीं मानते थे, और इसने जो है पुष्यमित्र शुंग ने आते ही जो है लोगों को वेदों का महत्व दोबारा समझाया, तो इसीलिए इसको वैदिक पुनर्जागरण का संस्थापक भी जो है कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों इसी के समय जो है यवनों का आगमन हुआ था, और यवन कौन थे? यूनानी थे, और यूनान से जो है डेमेट्रियस आया था जब यवनों का आगमन किया था पुष्यमित्र शुंग के समय। तो क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के समय जो है यवनों की तरफ से किसने आक्रमण किया था? डेमेट्रियस ने जो है किया था। साथ ही पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम पतंजलि के बारे में बात करेंगे, इनके बारे में क्या खास है तो यहाँ पे हम बात करते हैं। तो इन्होंने एक तो योग शास्त्र लिखा था, महाभाष्य लिखा था, और महाभाष्य जो है पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्याय से प्रेरित होकर जो है लिखा था। साथ ही पतंजलि ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, किसके लिए? पुष्यमित्र शुंग के लिए। तो इनको लिख लेते हैं पहले, बाद में चर्चा करेंगे। योग शास्त्र लिखा और महाभाष्य पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से प्रेरित होकर लिखा। याद रखें दोस्तों, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी पतंजलि ने 2 अश्वमेध किए, 2 अश्वमेध यज्ञ किए पुष्यमित्र शुंग के लिए। पुष्यमित्र शुंग के लिए, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे इनको समझ लेते हैं, और उसके बाद जो है पुष्यमित्र शुंग के जो उत्तराधिकारी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पतंजलि की। पतंजलि ने जो है योग शास्त्र लिखा था, और साथ ही दोस्तों महाभाष्य की यदि बात की जाए तो पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, तो इसी अष्टाध्यायी से प्रेरित होकर जो है पतंजलि ने क्या लिखा था? महाभाष्य लिखा था। अब साथ ही पतंजलि ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे पुष्यमित्र शुंग के लिए। अब दोस्तों ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ की यदि बात की जाए तो राजा जो है अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए जो है इनको करता है अश्वमेध यज्ञ को। तो दोस्तों अब यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ में होता क्या है, यानी यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं पहले थोड़ा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों ये अश्वमेध यज्ञ जो है होता क्या है, यानी इसमें जो है यहाँ पे एक एरिया मान लेते हैं, ये समझने के लिए केवल। तो दोस्तों यहाँ से जो है घोड़ा छोड़ा जाता है, ये छोड़ा घोड़ा इस प्रकार जो है ये आगे बढ़ते हुए जा रहा है, ये इस प्रकार आगे बढ़ते हुए जा रहा है। जहाँ तक दोस्तों ये घोड़ा जाता है वहाँ तक जो है, और इसके पीछे जो है सेना आती है। याद रखें दोस्तों, घोड़े के पीछे जो है सेना आती है। क्या? घोड़े के पीछे सेना आती है। मान लो यहाँ पर जो है घोड़ा रोक लिया, यहाँ पर जो है किसी ने घोड़ा रोका, जब घोड़ा रोका तो दोस्तों ये जो सेना आ रही है, तो यहाँ पर जो है युद्ध होता है। याद रखें दोस्तों, युद्ध जो है होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जब घोड़ा रोक लिया किसी ने, तो जो है घोड़े के पीछे सेना आती है, तो यहाँ पर जो है युद्ध होता है घोड़ा रोकने के ऊपर। जब ये वाला सेना हार जाती है, तो ये वाला जो आगे का क्षेत्र होता है ये वापस करना होता है। याद रखें दोस्तों, इस प्रकार से जो है ये अश्वमेध यज्ञ जो है किया जाता है राज्य विस्तार के लिए। किसके लिए? तो राज्य विस्तार के लिए जो है किया जाता है। लिखेंगे राज्य विस्तार के लिए किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। याद रखेंगे, यानी एक घोड़ा छोड़ा जाता है, और ये घोड़ा जहाँ तक जाता है तो राजा का वहाँ तक जो है विस्तार जो है हो जाता है, यानी वहाँ पर जो है राजा का कंट्रोल जो है हो जाता है। लेकिन अगर कोई इस घोड़े को रोकने का प्रयास करता है, तो जो घोड़े के पीछे सेना आती है, तो उसके साथ जो है युद्ध करना होता है। अगर युद्ध सेना हार जाती है तो भी किसका? राजा का जो है अधिकार हो जाता है। लेकिन जिस सेना का घोड़ा होता है, अगर वह सेना हार जाती है, तो जिस सेना ने जो है घोड़े वाली सेना को हराया था, तो उसका साम्राज्य जो है उसको वापस करना होता है। तो ये कहा गया है अश्वमेध यज्ञ में। तो ये होता है राज्य विस्तार के लिए जो है किया जाता है। और पतंजलि ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे पुष्यमित्र शुंग के लिए, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी कौन कौन है, यानी पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है गद्दी पर कौन कौन बैठे थे। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी की यदि बात की जाए तो कौन कौन जो है पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो है जिन जिन से जो है क्वेश्चन बनता है हमसे केवल उन्हीं के बारे में अच्छे से जानेंगे, बाकी के बारे में जो है नहीं जानेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले अग्निमित्र, यानी पुष्यमित्र शुंग के बाद आता है अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद कौन आता है दोस्तों, वसुज्येष्ठ आता है। फिर कौन आता है दोस्तों, वसुमित्र आता है, वसुमित्र आता है। और अंतिम की यदि बात की जाए देवभूति अंतिम शासक, ये अंतिम शासक होता है देवभूति। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अग्निमित्र के बारे में। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे विदर्भ का युद्ध। और ये विदर्भ का युद्ध जो है किन किन के बीच हुआ था। विदर्भ के युद्ध की यदि बात की जाए तो यज्ञसेन व किसके बीच दोस्तों, अग्निमित्र के बीच हुआ था। अग्निमित्र के बीच जो है हुआ था। अब इसमें जीत किसकी हुई थी, अग्निमित्र की जो है जीत हुई थी। तो दोस्तों पहले इसकी हम थ्योरी लिख लेते हैं, अभी इसको अच्छे से जानेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों माधव सेन की एक बहन थी, याद रखेंगे दोस्तों। माधव सेन की एक बहन थी जिसका नाम था मालविका। तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे मालविका अग्निमित्रम जो है ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी दोस्तों कालिदास के द्वारा जो है लिखी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये कौन था। वसुमित्र की यदि बात की जाए तो ये जो है पुष्यमित्र शुंग का पौत्र था। कौन था दोस्तों, पौत्र था। अब इसके बारे में दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो इसके बारे में क्या खास है, इसने सिंधु नदी के दाएं तट पर यवनों को हराया था। इसने सिंधु नदी के दाएं तट पर यवनों को हराया, याद रखेंगे दोस्तों, हराया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसने जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर यवनों को हराया था। वसुमित्र ने हराया था, जो कि पुष्यमित्र शुंग का कौन था दोस्तों, पौत्र था। अब इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी कौन आता है, अग्निमित्र आता है। और ये अग्निमित्र जो है विदर्भ का युद्ध लड़ता है। और ये विदर्भ का युद्ध जो है यज्ञसेन व अग्निमित्र के बीच होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये विदर्भ है, ये जो है एक विदर्भ राज्य हुआ करता था। और यहाँ पर जो है इस राज्य को लेकर जो है दो राजाओं के बीच जो है विवाद था, यज्ञसेन और माधवसेन के बीच। तो इस यज्ञसेन ने क्या किया, इस यज्ञसेन ने जो है माधवसेन को हराने के लिए इसकी बहन किसको, मालविका को जो है उठा लिया, यानी किडनैप कर लिया। अब इस माधवसेन की जो है मदद किसने की थी, माधवसेन की मदद की थी अग्निमित्र ने। जब माधवसेन की मदद अग्निमित्र ने की थी तो इसका मतलब दोस्तों अग्निमित्र और यज्ञसेन के बीच जो एक युद्ध होता है, विदर्भ का युद्ध। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें जीत हो जाती है किसकी, अग्निमित्र की। तो अग्निमित्र जो है क्या करते हैं, इसकी बहन माधवसेन की बहन मालविका को आज़ाद करा देते हैं। जब ये अग्निमित्र देखते हैं कि मालविका जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो ये मालविका से जो है प्यार कर बैठते हैं, यानी प्रेम कर बैठते हैं। और प्रेम करने के बाद जो है मालविका से इनकी शादी हो जाती है। और इसके बाद जो है यहाँ पे ये मालविका अग्निमित्रम जो है लिखी जाती है किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा लिखी जाती है, जिसमें मालविका व अग्निमित्रम की प्रेम कहानी के बारे में जो है बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो विदर्भ का युद्ध है ये किन किन के बीच लड़ा गया था, यज्ञसेन व अग्निमित्र के बीच लड़ा गया था, जिसमें जीत हुई थी अग्निमित्र की। अब दोस्तों फिर आते हैं वसुज्येष्ठ, फिर वसुमित्र। वसुमित्र के बारे में खास है, ये जो है पुष्यमित्र शुंग का पौत्र था और इसने जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर यवनों को हराया था। और साथ ही दोस्तों पुष्यमित्र शुंग की बात करेंगे तो इसका अंतिम यानी शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अभी अग्निमित्र से संबंधित कुछ पॉइंट रह गए हैं, तो पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा जो है यहाँ पे करेंगे। तो जैसे दोस्तों हम बात करेंगे, अग्निमित्र ने जो है कलिंग के विरुद्ध अभियान किया था। ये वही कलिंग है जिस पर जो है अशोक ने 261 बीसी में आक्रमण किया था, और यहाँ का राजा था पद्मनाभ। तो इसी प्रकार जो है शुंग वंश में भी अग्निमित्र नाम का शासक जो है कलिंग के विरुद्ध अभियान करता है। और इस समय जो है यहाँ पर चेदी वंश या कलचुरी वंश था, जिसके शासक की यदि बात की जाए तो यहाँ का शासक था खारवेल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही खारवेल ने जो है एक हाथी गुम्फा अभिलेख भी जारी कराया था प्राकृत भाषा में, जिसमें कलिंग प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, और साथ ही भारतवर्ष का उल्लेख शब्द का वर्णन भी जो है यहीं से मिलता है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था, जिसकी हत्या करके वासुदेव ने नए वंश कणव वंश की स्थापना की थी। तो इन सारे पॉइंटों को यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। लिखेंगे अग्निमित्र ने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया। जब अग्निमित्र ने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया तो इस समय जो है यहाँ पे उस समय यहाँ पे दोस्तों चेदी या कलचुरी वंश था। छेदी लिख लें या चेदी, बात एक ही दोस्तों। यहाँ पे चेदी लिख लेते हैं, चेदी या कलचुरी वंश, चेदी वंश या कलचुरी वंश। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चेदी वंश या कलचुरी वंश का शासक कौन था? प्रतापी शासक खारवेल। तो ये कहाँ का शासक था? चेदी वंश का शासक था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं खारवेल ने जो है हाथी गुम्फा अभिलेख जारी कराया। और इस हाथी गुम्फा अभिलेख की यदि बात की जाए तो प्राकृत भाषा में जारी कराया था। किसमें दोस्तों? प्राकृत भाषा में। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे किसके बारे में जानकारी मिलती है? कलिंग प्रशासन के बारे में। कलिंग प्रशासन के बारे में जो है यहाँ पे जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। यानी भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं शुंग वंश का अंतिम शासक के बारे में। शुंग वंश का अंतिम शासक, शुंग वंश के अंतिम शासक की यदि बात की जाए तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कौन था दोस्तों? देवभूति। अब यहाँ पे हम बात करेंगे देवभूति के बारे में। देवभूति की हत्या वासुदेव ने हत्या करके नए वंश मतलब कण्व वंश की स्थापना की थी। याद रखें दोस्तों, स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे नए वंश को लिख लेते हैं, इसमें 2-4 पॉइंट ही पूछे जाते हैं और इसके बाद एक साथ इसका रिवीजन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कण्व वंश के बारे में। कण्व वंश की यदि बात की जाए तो इसका शासनकाल जो है कब से कब तक रहा था इस वंश का? तो 73 बीसी से लेकर 30 बीसी तक। तो ये शासनकाल रहा था कण्व वंश का। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसके संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे। अभी मैंने आपको बताया था वासुदेव, यानी वासुदेव ने जो है शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की थी। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राजधानियाँ। 2 राजधानियाँ बनाई थी, 2
राजधानियाँ, यानी कणप वंश की 2 राजधानियाँ थी, कौन कौन सी? पाटलिपुत्र और विदिशा। विदिशा जो कि सुंग वंश की राजधानी भी रही थी, विदिशा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन था, याद रखें दोस्तों, सुशर्मन याद रखें दोस्तों, सुशर्मन कौन था? ये अंतिम शासक था। किस वंश का था? कणप वंश का शासक था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी सुशर्मन की हत्या करके सिमुक ने लिखेंगे, सुशर्मन की हत्या सिमुक के द्वारा की जाती है और एक नए वंश यानी सातवाहन वंश की स्थापना की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये हमारा कणप वंश और सुंग वंश जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे अग्निमित्र ने जो है कलिंग के विरुद्ध जब अभियान किया था, तो उस समय जो है यहाँ पर चेदी वंश या कलचुरी वंश था, जिसका प्रतापी शासक था खारवेल। और साथ ही दोस्तों खारवेल की यदि बात की जाए तो इसने जो है खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख जो है जारी कराया था, और ये जो है प्राकृत भाषा में जारी कराया था। अब दोस्तों इसमें जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है? कलिंग प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। साथ ही दोस्तों सुंग वंश के अंतिम शासक की बात की जाए तो देवभूति था यहाँ का अंतिम शासक सुंग वंश का, और इसकी हत्या जो है वासुदेव ने करके एक नए वंश यानी कणप वंश की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों कणप वंश के बारे में। कणप वंश की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 73 BC से 23 BC तक जो है रहता है। संस्थापक यानी फाउंडर है वासुदेव, और इन्होंने जो है 2 राजधानियां बनाई थी, पाटलिपुत्र और विदिशा। कौन सी दोस्तों? पाटलिपुत्र और विदिशा। अब आते हैं दोस्तों कणप वंश के अंतिम शासक के बारे में। अंतिम शासक था सुशर्मन, और सुशर्मन की हत्या जो है सिमुक के द्वारा की जाती है, और एक नए वंश सातवाहन वंश की जो है स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? सिमुक के द्वारा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों अब आंध्र सातवाहन वंश या सातवाहन वंश के बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।